बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और टेस्ट की तैयारियों में मसरूफ़ होंगे। डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 3, जिसका टाइटल है मोशन एंड फोर्स। इस वीडियो में या इस वीडियो सीरीज़ में हम चैप्टर नंबर 3 में जितने भी इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जितने भी टॉपिक्स हैं, तमाम टॉपिक्स को वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे और उन टॉपिक्स पर आने वाले जितने भी मुमकिन एमसीक्यू हो सकते हैं या पास्ट में अगर उन टॉपिक के ऊपर कोई एमसीक्यू आया हुआ है तो उन तमाम एमसीक्यूज़ को हम सॉल्व भी करेंगे और इस किस्म के एमसीक्यूज़ के लिए जितने भी मुमकिन टिप्स या ट्रिक्स हो सकते हैं वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। याद रखिए डियर स्टूडेंट, ये जो आपके फिज़िक्स पार्ट 1 का जो चैप्टर नंबर 3 है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से बहुत सारे एमसीक्यूज़ आ सकते हैं क्योंकि इसमें आने वाले जितने भी टॉपिक्स या कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी वरल स्टाइल है, काफ़ी मतलब ये है कि काफ़ी वसी टॉपिक्स है, उसको हम डेली लाइफ में काफ़ी वसी मानों में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए ये जो चैप्टर नंबर 3 है इसमें बहुत सारे एमसीक्यू जो है वो आ सकते हैं और प्रीवियस पेपर अगर आप लोगों ने चेक किए हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि मुख्तलिफ टेस्ट में इस चैप्टर से काफ़ी एमसीक्यू जो है वो दिए जाते हैं। इसलिए कि इस चैप्टर में बहुत सारे एमसीक्यू जो है वो बनाए जा सकते हैं और इसके कॉन्सेप्ट कुछ इस किस्म के हैं कि उसमें काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यूज़ जो है वो पॉसिबल है। लिहाजा हम शुरू करते हैं इस चैप्टर नंबर 3 को। और चैप्टर नंबर 3 जैसा कि आपको पता है, चैप्टर नंबर 3 का पहला टॉपिक जो है ये रेस्ट और मोशन से रिलेटेड है। इसलिए डियर स्टूडेंट, हम भी पहला एमसीक्यू जो लेते हैं वो मोशन के हवाले से ले रहे हैं। तो चलो बात करते हैं इस चैप्टर नंबर 3 के फर्स्ट एमसीक्यू का। तो पहला एमसीक्यू कहता है कि ए बॉडी इन मोशन ऑलवेज चेंज इट्स, पहला ऑप्शन है वेलोसिटी, दूसरा ऑप्शन है स्पीड, सी ऑप्शन है पोजीशन वेक्टर और डी ऑप्शन जो है ये हमारे साथ एक्सेलरेशन का है। तो डियर स्टूडेंट, याद रखें रेस्ट और मोशन को हम इस तरह डिफाइन करते हैं। अगर हम रेस्ट को डिफाइन करें तो रेस्ट को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि ए बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट। अगर किसी बॉडी का पोजीशन वेक्टर मैग्नीट्यूड के लिहाज से, डायरेक्शन के लिहाज से चेंज नहीं हो रहा है, किसी रेफरेंस पॉइंट के लिहाज से किसी बॉडी का पोजीशन वेक्टर, तो हम कहते हैं कि ये बॉडी जो है वो रेस्ट में है। लेकिन मोशन वाली बॉडी को हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट्स पोजीशन वेक्टर चेंज आइदर इन मैग्नीट्यूड और इन डायरेक्शन और बोथ विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट। तो देखिए, इस बात को हम इस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं। पहले एमसीक्यू की अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ कोई पाथ है और यहाँ पर हमारे साथ एक बॉडी है। अब फॉर एग्जांपल इस पॉइंट को हमने रेफरेंस पॉइंट लिया। रेफरेंस पॉइंट टोटली आर्बिट्रेरी है, मतलब आप पे डिपेंड करता है कि आप रेफरेंस पॉइंट कौन से पॉइंट को मुंतखब करते हो। तो फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ रेफरेंस पॉइंट है। अब जब बॉडी यहाँ पर है तो यहाँ पर इसका पोजीशन वेक्टर ये बन रहा है जो कि R1 है। कुछ देर के बाद जब बॉडी यहाँ पर पहुँच जाता है तो इसका पोजीशन वेक्टर R2 बनता है। इसी तरह अगर ये बॉडी यहाँ तक पहुँच जाता है तो इसका पोजीशन वेक्टर R3 बनता है। तो डियर स्टूडेंट, आप देख रहे हैं कि इस बॉडी का जब ये पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जाता है तो टाइम गुजरने के साथ साथ इसका पोजीशन वेक्टर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों के लिहाज से चेंज हो रहा है। तो यहां से हमने सीखा कि अगर किसी बॉडी की पोजीशन वेक्टर वक्त के साथ साथ चेंज हो रहा है किसी रेफरेंस पॉइंट के लिहाज से, तो हम कहते हैं कि ये बॉडी मोशन में है। इसी तरह अगर हम क्या करें, अगर हम एक सर्कुलर पाथ को ले लें, ये हमारे साथ रेफरेंस पॉइंट है। अब जब बॉडी यहाँ पर होगी तो इसका पोजीशन वेक्टर ये बनेगा, अगर बॉडी यहाँ पर होगी तो इसका पोजीशन वेक्टर ये होगा, जब बॉडी यहाँ पर पहुँचेगी तो इसका पोजीशन वेक्टर ये होगा, बॉडी यहाँ पर पहुँचेगी तो इसका पोजीशन वेक्टर ये होगा। इस तरह ये इसका पोजीशन वेक्टर जो है वो चेंज हो रहा है। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सर्कुलर पाथ में पोजीशन वेक्टर सिर्फ विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो कोई भी बॉडी मोशन में होगी, अगर किसी बॉडी का रेफरेंस पॉइंट के लिहाज
लिहाज से पोजीशन वेक्टर या तो मैग्नीट्यूड के लिहाज से चेंज हो रहा है, या सिर्फ डायरेक्शन के लिहाज से चेंज हो रहा है, या दोनों के लिहाज से चेंज हो रहा है। तो एक बात हमें पता होना चाहिए कि मूविंग बॉडी की सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक ये होती है कि इसकी पोजीशन वेक्टर चेंज होता है। इसलिए इस पहले एमसीक्यू में हमारे साथ जो दुरुस्त ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है, जो कि पोजीशन वेक्टर है। मूविंग बॉडी के लिए ज़रूरी नहीं है कि इसकी वेलोसिटी चेंज हो, मूविंग बॉडी के लिए ज़रूरी नहीं है कि इसकी स्पीड चेंज हो, मूविंग बॉडी के लिए ज़रूरी नहीं है कि इसकी एक्सेलरेशन चेंज हो, लेकिन मूविंग बॉडी के लिए मस्ट है कि इसका पोजीशन वेक्टर लाजमन चेंज होता रहेगा। इसलिए इस पहले एमसीक्यू में सी ऑप्शन हमारे साथ दुरुस्त ऑप्शन होगा। दूसरा एमसीक्यू है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के कॉन्सेप्ट के हवाले से। अब एमसीक्यू नंबर 2 क्या कहता है? ये कहता है कि फॉर द सेम इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स द डिस्टेंस इज d while the magnitude of the displacement is modulus of s, then which of the following is true? पहला ऑप्शन दिया गया है मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज ग्रेटर देन डिस्टेंस या इक्वल टू डिस्टेंस। बी ऑप्शन दिया गया है मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस। सी ऑप्शन दिया गया है मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डिस्टेंस। और डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो डियर स्टूडेंट, इस एमसीक्यू को समझने के लिए हमने ये देखना होगा कि फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ किसी जर्नी का स्टार्टिंग पॉइंट है पॉइंट ए, और ये इसी जर्नी का हमारे साथ एंड पॉइंट है जो कि पॉइंट बी है। अब आपको पता है कि इन दोनों पॉइंट के दरमियान अगर हम डिस्प्लेसमेंट लेंगे तो किसी भी दो पॉइंट के दरमियान जो डिस्प्लेसमेंट होता है ये एक स्ट्रेट और शार्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस होता है, जिसकी डायरेक्शन फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टुवर्ड्स द एंड पॉइंट हुआ करता है। अब अगर यहाँ से हम एक लाइन जो है वो ड्रा करें तो ये हमारे साथ पॉइंट ए और पॉइंट बी के दरमियान डिस्प्लेसमेंट बना। ये भी याद रखें किसी भी दो पॉइंट के दरमियान डिस्प्लेसमेंट यूनिक होता है, मतलब सिर्फ एक ही डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। लेकिन इन ही दो पॉइंट के दरमियान जो डिस्टेंसेस होते हैं वो लातादाद हो सकते हैं, वो इनफाइनाइट हो सकते हैं। और डिस्टेंस क्या है? द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ विच इज ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी ड्यूरिंग इट्स जर्नी इज कॉल्ड डिस्टेंस। और डिस्टेंस जो है ये एक स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस के लिए आप स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट को मस्ट नहीं कर सकते, वहां पर आप एंड पॉइंट को स्टार्टिंग पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट को एंड भी ले सकते हैं। लेकिन डिस्प्लेसमेंट के लिए स्टार्टिंग पॉइंट को, इसको हमेशा हम स्टार्टिंग पॉइंट से टुवर्ड्स एंड पॉइंट जो है वो ड्रा करेंगे। अब ये हमारे साथ इन दोनों पॉइंट के दरमियान डिस्प्लेसमेंट है। अगर हम इस रास्ते से चलते हैं तो ये रास्ता जो है ये हमारे साथ एक डिस्टेंस है। इसी तरह अगर हम इस रास्ते से चलते हैं तो ये भी हमारे साथ एक डिस्टेंस है। इस तरह अगर हम पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ इस रास्ते से चलते हैं तो ये भी हमारे साथ क्या है? डिस्टेंस है। अब जरा देखें इन दोनों पॉइंट के दरमियान जो डिस्प्लेसमेंट है इसका मैग्नीट्यूड, फॉर एग्जांपल इसका मैग्नीट्यूड जो है वो 10 मीटर है। फॉर एग्जांपल इन दोनों पॉइंट के दरमियान जो डिस्प्लेसमेंट है इसका मैग्नीट्यूड है 10 मीटर। अब ये जो डिस्टेंस होगा, ये जो पहला डिस्टेंस यहाँ पर बन रहा है इसकी कीमत फॉर एग्जांपल कितना है? ये 20 मीटर है। इस तरह यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो रास्ता है इसकी लंबाई को मैं S2 कहता हूँ और ये फॉर एग्जांपल 25 मीटर के बराबर है। इस तरह पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ ये जो रास्ता है जिसकी लंबाई को या इस डिस्टेंस को मैं S3 कहता हूं और ये 30 मीटर के बराबर है। तो डियर स्टूडेंट, यहां पर आप देख सकते हैं कि इसी तरह अगर कोई बॉडी जो है वो एक्चुअली इस रास्ते पर भी जा सकता है। अब अगर कोई बॉडी इस रास्ते से एक्चुअली जाए तो इसका एक्चुअल पाथ का लेंथ जो है वो किस चीज के बराबर हो जाएगा? S के बराबर हो जाएगा, जो कि बिल्कुल डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। तो यहां पर जो डिस्टेंस होगा वो भी 10 मीटर के बराबर होगा, जो कि दरअसल इन दोनों पॉइंट के दरमियान मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट है। तो इस डायग्राम को देखकर हम कह सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस है ये 10 मीटर के बराबर भी हो सकता है और ये जो डिस्टेंस है ये 10 मीटर से ज्यादा भी हो सकता है। अब इसी को हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस है 10 मीटर हमारे साथ किस चीज के बराबर है? मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि जो डिस्टेंस है वो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट के बराबर भी हो सकता है और हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस है ये 10 मीटर से ज्यादा भी हो सकते हैं, जैसा कि ये है 20 मीटर, जैसा कि ये है 25 मीटर, जैसा कि ये है 30 मीटर। तो हम ये भी कह सकते हैं कि इन ही दो पॉइंट के दरमियान
जो डिस्टेंस होगी वो 10 मीटर से ज़्यादा भी हो सकता है। अब अगर हम इन दोनों बातों को कंबाइन करें तो हम लिख सकते हैं कि किसी भी दो पॉइंट के दरमियान जो डिस्टेंस होगी वो या तो ज़्यादा होगी या बराबर होगी उन्हीं दो पॉइंट के दरमियान जो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट है उसके। या हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट विल बी लेस देन आर इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन द सेम इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स। इसीलिए इस MCQ नंबर 2 में ये वाला ऑप्शन जो है वो हमारे साथ दुरुस्त ऑप्शन है और ये ऑप्शन आप देख सकते हैं ऑप्शन बी में। इसीलिए MCQ नंबर 2 में हमारे साथ जो दुरुस्त ऑप्शन है वो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, जो हमें बताता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट विल बी लेस देन आर इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन द सेम इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स। MCQ नंबर 3 जो है ये वेलोसिटी या स्पीड के कॉन्सेप्ट के साथ एक रिलेटेड कॉन्सेप्ट के बेस पर MCQ है। MCQ नंबर 3 कहता है कि ए ट्रेन इज 200 मीटर लॉन्ग एंड इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। द टाइम इट विल टेक टू क्रॉस द ब्रिज ऑफ 1 किलोमीटर इज। तो पहला ऑप्शन है 100 सेकेंड, दूसरा ऑप्शन है 120 सेकेंड, सी ऑप्शन है 60 सेकेंड और डी ऑप्शन है 50 सेकेंड। ये MCQ जो आपको 2019 मेडिकल टेस्ट में दिया गया था, इस MCQ को हम किस तरह सॉल्व करते हैं, पहले इस प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करें कि ये प्रॉब्लम है किस तरह। इस MCQ नंबर 3 को समझने के लिए हम एक डायग्राम पहले बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस डायग्राम में ये हमारे साथ एक ब्रिज है, ठीक है, और ये फॉर एग्जाम्पल हमारे साथ रोड है, इधर भी ये भी हमारे साथ रोड है। हमें बताया गया है कि इस ब्रिज का जो लेंथ है ये फॉर एग्जाम्पल इस ब्रिज का जो लेंथ है ये हमें बताया गया है कि 1 किलोमीटर के बराबर है। मतलब हम कह सकते हैं कि इस ब्रिज का जो लेंथ है ये 1000 मीटर के बराबर है। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल उसने ये कहा है कि यहाँ पर हमारे साथ एक ट्रेन है और इस ट्रेन का जो लेंथ है वो 200 मीटर है और उसने ये भी बताया है कि ये ट्रेन जो है ये इस ब्रिज पर से गुजरता है कितने वेलोसिटी के साथ, 36 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी के साथ जा रहा है। अब उसने ये पूछा है कि ये जो ट्रेन है ये जब यहाँ से यहाँ तक ब्रिज को क्रॉस करेगा, ब्रिज को क्रॉस करने का मतलब ये है कि ये फॉर एग्जांपल हमारे साथ ट्रेन है तो ये ट्रेन यहाँ से सफर शुरू करेगा, यहाँ से आएगा यहाँ तक और ये फिर ब्रिज से भी बाहर निकलेगा तो यहाँ पर पहुंचकर ये ब्रिज को क्रॉस कर लेगा। तो जो ही ये ट्रेन यहाँ पर आएगा तो ये ब्रिज को क्रॉस करेगा। इसलिए इस ट्रेन का जो टोटल डिस्टेंस कवर होगा या टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर होगा वो यहाँ से लेकर यहाँ तक का फासला होगा। अब ये फासला जो है ये हमारे साथ L के बराबर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का फासला, और ये जो फासला है दिस इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द ट्रेन। देखिए ट्रेन यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो अगर ट्रेन यहाँ पर है तो अभी तक तो ट्रेन ने ब्रिज को क्रॉस नहीं किया है। ट्रेन ब्रिज को तब क्रॉस करेगा जब ये यहाँ पर आ जाएगा, तब ये ब्रिज को क्रॉस करेगा। और उसने यही पूछा है कि ये ट्रेन इस ब्रिज को क्रॉस करने में कितना वक्त लेगा। अब इस ट्रेन का जो लेंथ है इसको हमने x से जाहिर किया तो आपको पता है कि वेलोसिटी जो है ये बराबर होगी, वेलोसिटी जो है ये बराबर होती है किस चीज़ की, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर डिवाइड बाय टाइम टेकन। लेकिन ये भी याद रखें यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है हमारे साथ ये बराबर है किस चीज़ के, ये बराबर है लेंथ ऑफ द ब्रिज प्लस लेंथ ऑफ द ट्रेन डिवाइड बाय टी। अब उसने इस ट्रेन को यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए जो दरकार टाइम है वो हमसे मांगा है। तो इसलिए हम इस इक्वेशन को इस तरह लिख सकते हैं कि v इज इक्वल टू L प्लस एक्स डिवाइड बाई टी। अब t चूंकि रिक्वायर्ड है वेलोसिटी और ये दोनों हमें दिए गए हैं तो इसको हम ऊपर उठाते हैं, इसको नीचे लेकर आते हैं तो हमारे साथ आ जाएगा कि t इज इक्वल टू L प्लस एक्स डिवाइड बाई वी आ जाएगा। अब अगर हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे साथ आ जाएगा कि t इज इक्वल टू L जो है ये बराबर है 1000 के प्लस x जो है ये बराबर है हमारे साथ 200 के, तो यहाँ पर हम 200 लिखेंगे। अच्छा अब ये जो वेलोसिटी है इस बात का ख्याल रखना है, ये जो वेलोसिटी है ये हमें किलोमीटर पर आवर में दी गई है। तो सबसे पहले हम इस वेलोसिटी को कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकेंड में। तो इस वेलोसिटी को कन्वर्ट
करने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए वेलोसिटी हमें दी गई है 36 किलोमीटर पर आवर। अब इसको मीटर पर सेकंड में सबसे पहले चेंज करेंगे, तब हम इसको इस फार्मूले में लगाएंगे। सो v इज इक्वल टू 36 किलो की जगह पर हम लिखेंगे 1000 मीटर अपनी जगह पर, और हावर की जगह पर हम लिखेंगे 3600 सेकंड लिखेंगे। अब आप देखें ये दो सिफर और ये दो सिफर कैंसल आउट हो जाएंगे। ये हमारे साथ क्या है 36, तो ये 36 1 हो जाएगा, और ये हमारे साथ क्या है, ये भी 1 हो जाएगा। अब 1 इसके साथ ज़रब होगा तो वेलोसिटी हमारे साथ कितनी बनी, 1 मल्टीप्लाइड विद 10, तो ये हमारे साथ 10 आया, और ये मीटर पर सेकंड। कहने का मकसद ये है कि ये जो ट्रेन है ये इस ब्रिज पर से गुजरता है 10 मीटर पर सेकंड के साथ। अब अगर नीचे हम 10 लगाएंगे तो ये हमारे साथ इस तरह आ जाएगा। अब इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 1000 प्लस 200, तो इससे हमारे साथ क्या आ जाएगा 1200 आ जाएगा, और नीचे हमारे साथ क्या है 10 है। अब ये सिफर और ये सिफर कैंसिल आउट हो जाएंगे, यूं हमारे साथ जो टाइम बनेगा वो 120 सेकेंड बनेगा। तो इस एमसीक्यू में हमारे साथ जो दुरुस्त ऑप्शन है कि वो हमारे साथ 120 सेकेंड का ऑप्शन जो है वो दुरुस्त ऑप्शन होगा, और ये हमारे साथ ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। इसलिए एमसीक्यू नंबर 3 में हमारे साथ जो दुरुस्त ऑप्शन होगा वो बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। मतलब इस ट्रेन को यहाँ से यहाँ तक जाने में जो टाइम लगेगा वो 120 सेकेंड के बराबर होगा। नेक्स्ट जो है वो हमारे साथ है एमसीक्यू नंबर 4। एमसीक्यू नंबर 4 कहता है कि इफ टू कार्स आर मूविंग विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड एंड 5 मीटर पर सेकेंड इन अपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर, देन देयर रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू वन एंड अदर विल बी। पहला ऑप्शन है 5 मीटर पर सेकेंड, बी ऑप्शन है 10 मीटर पर सेकेंड, सी ऑप्शन है -5 मीटर पर सेकेंड, और डी ऑप्शन है 15 मीटर पर सेकेंड। अब डियर स्टूडेंट, ये जो एमसीक्यू है ये दरअसल रिलेटिव वेलोसिटी से रिलेटेड एमसीक्यू है। रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब ये है कि अगर दो बॉडी है आपके साथ, तो एक बॉडी को आप रेफरेंस बनाते हो, तो एक बॉडी को रेफरेंस बनाकर इस बॉडी के रिस्पेक्ट अगर आप किसी दूसरे बॉडी की वेलोसिटी ढूंढते हो, तो ये दरअसल उस दूसरे बॉडी की पहले बॉडी की रिस्पेक्ट रिलेटिव वेलोसिटी होगी। तो इसने जो सिचुएशन हमें बताया है वो सिचुएशन कुछ इस किस्म का है कि ये कहता है कि फॉर एग्जांपल आपके पास क्या है, आपके पास दो कार है। ये एक कार है जो इस सीमत में जा रहा है और इस सीमत में इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड के बराबर है, और ये हमारे साथ दूसरी बॉडी है या दूसरा कार है, ये इस सीमत में जा रहा है v वेलोसिटी के साथ, v2 वेलोसिटी के साथ, और ये 5 मीटर पर सेकेंड के बराबर है। अब उसने ये पूछा है कि ये दोनों कार जो है वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट इन दोनों की वेलोसिटी कितनी है, मतलब एक को रेफरेंस बनाकर तो एक के लिहाज से दूसरे की वेलोसिटी कितनी होगी, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं, या ये भी आप कह सकते हैं कि दोनों इन अपोजिट डायरेक्शन एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। इस तरह भी आप इस एमसीक्यू को सॉल्व कर सकते हो। तो याद रखिए डियर स्टूडेंट, रिलेटिव वेलोसिटी को मालूम करने का फार्मूला ये है, रिलेटिव वेलोसिटी बराबर होती है पहले बॉडी की वेलोसिटी माइनस दूसरे बॉडी की वेलोसिटी, इसके बराबर होती है। तो ये हमारे साथ मेन फार्मूला है किस चीज का, रिलेटिव वेलोसिटी का। लेकिन ये भी याद रखें डियर स्टूडेंट, अगर ये हमारे साथ v1 अगर वेलोसिटी इस सीमत में है, तो आप देख सकते हैं कि वेलोसिटी v2 जो है वो इस सीमत में है। अब अगर इस सीमत की वेलोसिटी को आप पॉजिटिव लेते हो, तो इस अपोजिट डायरेक्शन की वेलोसिटी को आप ख्याल रख के इसको आप नेगेटिव ले। तो अब अगर हम इन दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी ढूंढें, तो रिलेटिव वेलोसिटी जो है वो किस चीज के बराबर होगी, ये v1 की कीमत जो है वो हमारे साथ 10 है और ये फार्मूले का माइनस है, और v2 की कीमत जो है ये हमारे साथ -5 है। यूं हमारे साथ जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी ये किस चीज के बराबर होगी, 10 माइनस माइनस से आएगा प्लस, और ये हमारे साथ क्या होगा 5 होगा। तो यूं हमारे साथ इन दोनों बॉडी की जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी वो 15 मीटर पर सेकेंड के बराबर होगी। तो हम कह सकते हैं कि अगर ये दो कार इन अपोजिट डायरेक्शन जा रहे हैं, एक की स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है और दूसरे की 5 मीटर पर सेकेंड है, तो दोनों की रिलेटिव स्पीड जो है वो 15 मीटर पर सेकेंड होगा।
यहां पर एक सिंपल सी बात जो मैं आपको बता दूं, इसको आप अपने जहन में रखें। अमूमन हम कहते हैं कि अपोजिट डायरेक्शन में वेक्टर जो है वो सब्ट्रैक्ट होते हैं, लेकिन रिलेटिव वेलोसिटी की सूरत में अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटियां जमा होती है, उसके मैग्नीट्यूड जमा होते हैं। ये एक पॉइंट अपने जहन में रखें। और सेम डायरेक्शन में वेलोसिटियां जो है वो सब्ट्रैक्ट होती है। वैसे हम अमूमन आम वेक्टर की सूरत में सेम डायरेक्शन में वेक्टरों को ऐड करते हैं, लेकिन रिलेटिव वेलोसिटी की सूरत में अगर दो बॉडी सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो दोनों की वेलोसिटियों को सब्ट्रैक्ट करके हम रिलेटिव वेलोसिटी ढूंढ सकते हैं। और रिलेटिव वेलोसिटी की सूरत में अगर दो बॉडी इस डायरेक्शन में अपोजिट जा रहे हैं या इस डायरेक्शन में अपोजिट जा रहे हैं, तो ऐसी सूरत में रिलेटिव वेलोसिटी को ढूंढने के लिए हमने दोनों अजसाम की वेलोसिटी को ऐड करना होगा। तो ये एक ट्रिकी पॉइंट है, इसको भी आप अपने जहन में रखें। बहरहाल यहां पर इस एमसीक्यू में हमारे साथ जो दुरुस्त ऑप्शन है वो 15 मीटर पर सेकेंड वाला ऑप्शन जो है वो दुरुस्त ऑप्शन है, जो कि हमारे साथ ऑप्शन डी है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे साथ डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। बात करते हैं एमसीक्यू नंबर 5 की। एमसीक्यू नंबर 5 कहता है कि ए मैन वॉक फॉर सम टाइम विद वेलोसिटी v ड्यू टू ईस्ट, then he walk for some time with velocity v due to north, the change in velocity for the man is। तो पहला ऑप्शन उसने दिया है 2v, बी ऑप्शन उसने दिया है 2√v, डी ऑप्शन उसने दिया है v, और सी ऑप्शन उसने दिया है v, और डी ऑप्शन उसने दिया है v डिवाइड बाई 2√। तो यहां पर हमसे एक बॉडी के चेंज इन वेलोसिटी के बारे में पूछा गया है। अब इस एमसीक्यू में हमने एक बॉडी की वेलोसिटी के चेंज को ढूंढना होगा। जो सिचुएशन हमें दिया गया है वो कुछ इस किस्म का है कि चूंकि यहाँ पर डायरेक्शन इन्वॉल्व है, तो सबसे पहले हम डायरेक्शन डायग्राम बनाते हैं। इधर हम ईस्ट बनाते हैं, इधर हम वेस्ट बनाते हैं, इधर हम नॉर्थ बनाएंगे और इधर हम साउथ बनाते हैं। कन्वेंशनली हम इसको इस तरह बना सकते हैं। अब उसने ये कहा है कि एक शख्स है जो यहाँ से रवाना हुआ और ये नॉर्थ की सीमत में, ये ईस्ट की सीमत में v वेलोसिटी के साथ गया। तो इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है जिसको हम v1 कहते हैं, ये v वेलोसिटी के साथ यहाँ से ईस्ट की सीमत में चला गया। इसके बाद ये कहता है कि देन ही वॉक फॉर सम टाइम विद वेलोसिटी v ड्यू टू नॉर्थ। फिर ये कुछ वक्त के लिए नॉर्थ की तरफ गया। तो यहां से नॉर्थ किधर है? ऊपर की तरफ है। तो ये यहां से v वेलोसिटी के साथ, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं आया है, अलबत्ता वेलोसिटी का डायरेक्शन जो है वो चेंज हुआ है। तो ये v वेलोसिटी के साथ, ये v2 वेलोसिटी के साथ इस सीमत में गया, ईस्ट की सीमत में गया। तो उसने ये पूछा है कि आप इस बॉडी की क्या मालूम करें? चेंज इन वेलोसिटी मालूम करें। तो डियर स्टूडेंट याद रखें, ये चेंज इन वेलोसिटी जो है ये बराबर होगा किस चीज के? v2 वेलोसिटी माइनस v1 वेलोसिटी के बराबर होगा। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो चेंज इन वेलोसिटी है ये दरअसल रिजल्टेंट वेक्टर है इन दोनों वेक्टरों के सब्ट्रैक्शन का। अगर हम v2 से v1 सब्ट्रैक्ट करें तो जो रिजल्टेंट वेक्टर हमारे साथ आएगा ये इन दोनों वेलोसिटी की चेंज इन वेलोसिटी होगी। अब इसको हम किस तरह सेपरेट करते हैं? इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे हेड टू टेल रूल को। तो हेड टू टेल रूल के थ्रू हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि ये हमारे साथ v2 है, ये हमारे साथ यहाँ पर हम प्लस लिखेंगे, और ये जो v1 है इसका हम नेगेटिव वेक्टर लेते हैं जो कि माइनस v1 है। अब हम करेंगे क्या? हम यूँ करेंगे कि v2 वेक्टर के साथ जो कि पहला वेक्टर है हम ऐड करेंगे v1 का नेगेटिव वेक्टर। अब इन दोनों वेक्टरों की एडिशन के नतीजे में हमारे साथ ये रिजल्टेंट वेक्टर हासिल होगा। अगर हम v2 के साथ v1 का नेगेटिव वेक्टर ऐड करें तो ये बज़ाहिर तो हम एडिशन का अमल कर रहे हैं, लेकिन ये दरअसल इन दोनों वेक्टरों का सब्ट्रैक्शन होगा, और इन दोनों के सब्ट्रैक्शन से हासिल होने वाला वेक्टर हमारे साथ डेल्टा v होगा, जो कि हमसे मांगा गया है इस एमसीक्यू में। अब इसके लिए हम क्या करते हैं? ये डायग्राम दोबारा बनाते हैं।
तो इस डायग्राम को अगर हम दोबारा बनाएंगे तो पहले हम क्या बनाते हैं, v2 वेक्टर जो है वो बनाते हैं। तो ये जो v2 वेक्टर है ये किधर है, v2 वेक्टर जो है ये नॉर्थ की सीमत में है। तो यहां पर खड़े होकर v2 वेक्टर जो है वो हमारे साथ इधर आएगा। तो ये v2 वेक्टर जो है ये v के बराबर है और ये हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ v1 है। लेकिन हमें v1 नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, नेगेटिव ऑफ v1 चाहिए। अब v1 जो है ये ऑरिजिन से ईस्ट की तरफ है, तो माइनस v1 जो है वो ऑरिजिन से किधर होगा, वेस्ट की तरफ होगा। तो इसको हम इधर ड्रा करते हैं। तो ये हमारे साथ क्या बना, माइनस v1 वेक्टर बना। वैसे इसका मैग्नीट्यूड अब भी किस चीज के बराबर है, v के बराबर है। लेकिन हेड टू टेल रूल के लिए हम इसको यहां पर ड्रा नहीं करते बल्कि इसके हेड से ड्रा करते हैं। तो इसको मैंने इधर ड्रा किया। तो ये हमारे साथ क्या बना, माइनस v1 वेक्टर बना और इसका मैग्नीट्यूड v है। अब पहले वेक्टर की टेल और लास्ट वेक्टर की हेड जो है ये हमारे साथ रिजल्टेंट वेक्टर होगा इन दोनों का। तो फर्स्ट के टेल से लास्ट की हेड की तरफ मैंने ये वेक्टर ड्रा किया। अब ये वेक्टर दरअसल हमारे साथ चेंज इन वेलोसिटी के बराबर है जो कि हमारे साथ ये है। अब इसको हम इस तरह भी ढूंढ सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये जो v2 वेक्टर है और ये जो माइनस v1 वेक्टर है ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर वेक्टर है। और आपको पता है कि अगर ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे तो डेल्टा v का जो मैग्नीट्यूड होगा वो हम इस तरह ढूंढ सकते हैं कि डेल्टा v का जो मैग्नीट्यूड होता है दो परपेंडिकुलर वेक्टरों का जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है ये बराबर होता है किस चीज के, फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, फर्स्ट वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इनटू सेकेंड वेक्टर की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर एंड होल अंडर द रूट। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि जो चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है ये v2 के स्क्वायर के बराबर होगा। अब v2 किस चीज के बराबर है, v के बराबर है, इसका हम स्क्वायर ले लेते हैं। माइनस v1 जो है इसका मैग्नीट्यूड v है, माइनस अपोजिट डायरेक्शन की वजह से है। अब अगर यहां पर आप माइनस लिखते भी हैं नहीं भी लिखते क्योंकि स्क्वायर इस माइनस को ऑलरेडी जस्टिफाई कर लेगा। तो हमारे साथ क्या आ जाएगा, हमारे साथ आ जाएगा कि डेल्टा v का जो मैग्नीट्यूड है ये बराबर होगा v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर होल अंडर द रूट। अब अगर आप इन दोनों को जमा करते हो तो आपके साथ 2v स्क्वायर अंडर द रूट आ जाएगा। और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि ये स्क्वायर रूट जो है 2 के ऊपर अलग और इसके ऊपर अलग लेते हैं, 2 के ऊपर अलग लेंगे और v2 स्क्वायर के ऊपर अलग लेंगे। तो यूं हमारे साथ जो फाइनल आंसर आएगा कि इन दोनों वेक्टरों की जो इन दोनों वेलोसिटी की जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड बराबर होगा किस चीज के, 2 अंडर द रूट इनटू v के बराबर है। इसलिए इस बॉडी की जो चेंज इन वेलोसिटी है इसका डायरेक्शन ये होगा और इस लकीर की या इस लाइन की जो लेंथ है वो दरअसल हमारे साथ रिजल्टेंट वेक्टर जो हमारे साथ चेंज इन वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड होगा। तो चेंज इन वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो हमारे साथ 2 अंडर द रूट इनटू v के बराबर है जो कि हमारे साथ ऑप्शन बी है। इसीलिए 5 MCQ में हमारे साथ बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। बात करते हैं MCQ नंबर 6 की। तो MCQ नंबर 6 कहता है कि द रेशियो ऑफ द न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ द एवरेज वेलोसिटी टू द एवरेज स्पीड ऑफ ए बॉडी इज ऑलवेज। पहला ऑप्शन है यूनिटी, बी ऑप्शन है लेस देन यूनिटी, सी ऑप्शन है यूनिटी आर मोर और डी ऑप्शन है यूनिटी आर लेस। तो ये MCQ दरअसल किसी बॉडी के एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी की आपस में जो कंपैरिजन है उसके हवाले से दिया गया है। जबकि किसी बॉडी की जो स्टार्टिंग पॉइंट है और एंड पॉइंट सेम है। अब हमने उन दोनों पॉइंट के दरमियान जो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल हुआ है उसके नतीजे में जो एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड बनता है उसकी रेशियो को हमने ढूंढना है। तो उसने कहा है कि द रेशियो ऑफ द न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ द एवरेज वेलोसिटी। तो किसी बॉडी की जो एवरेज वेलोसिटी की अगर हम रेशियो लेते हैं उसी बॉडी की उन्हीं दो पॉइंट के दरमियान जो एवरेज स्पीड होता है इसकी रेशियो के बारे में हमें मुख्तलिफ ऑप्शन दिए गए हैं और इन ऑप्शन में से हमने दुरुस्त ऑप्शन जो है वो ढूंढना होगा। अब डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको इससे पहले MCQ नंबर 2 में आपको बताया गया था कि ये फॉर एग्जांपल हमारे साथ किसी बॉडी की सफ़र का इनिशियल पॉइंट है और ये किसी बॉडी का
के सफ़र का फाइनल पॉइंट है। अब अगर एक बॉडी यहाँ से यहाँ तक इसका डिस्प्लेसमेंट बनता है, मतलब इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान जो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट है इसको हम इस तरह जाहिर करते हैं। और अगर एक बॉडी यहाँ से यहाँ तक इस रास्ते के ज़रिए चलती है तो इस रास्ते के ज़रिए बॉडी जो डिस्टेंस कवर करती है वो फॉर एग्जांपल हमारे साथ क्या है, d है। अब फॉर एग्जांपल एक बॉडी जो है वो यहाँ से यहाँ तक इस रास्ते के ज़रिए t टाइम में जा चुका। फॉर एग्जांपल एक बॉडी जो है वो यहाँ से रवाना हुआ, इस रास्ते से होता हुआ यहाँ पॉइंट बी तक पहुँचा, और इस दौरान इस बॉडी को जो टाइम लगा वो t टाइम है। तो हम कह सकते हैं कि इस बॉडी ने जो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गया है इसने इस डिस्टेंस को t टाइम में कवर किया है। लेकिन ये भी याद रखें, अगर बॉडी इस डिस्टेंस पर जाता भी हो तब भी इसकी दोनों पॉइंट के दरमियान डिस्प्लेसमेंट मौजूद होता है जो कि शॉर्टेस्ट और स्ट्रेट डिस्टेंस होता है, जिसको हमने मैग्नीट्यूड ऑफ एस से जाहिर किया है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एस को अगर हम इस टाइम पर डिवाइड करें तो इससे बनेगी क्या, एवरेज वेलोसिटी। और टोटल डिस्टेंस कवर डिवाइड बाय टाइम अगर हम करेंगे तो इससे बनेगा क्या, इससे बनेगा एवरेज स्पीड। लेकिन इससे पहले हमने पढ़ा है एमसीक्यू नंबर 2 में हमने ये कॉन्सेप्ट सीखा है कि इन दोनों पॉइंट के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो या तो बराबर होगा या ग्रेटर होगा किस चीज़ के, इन दोनों पॉइंट के दरमियान जो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट है इसके बराबर होगा। अब अगर हम इन दोनों को t पर डिवाइड करें, इस साइड को भी हम t पर डिवाइड करें तो ये बनेगा हमारे साथ क्या, ये हमारे साथ यहाँ से यहाँ तक जाने वाले बॉडी का एवरेज स्पीड बनेगा, और इससे हमारे साथ क्या हासिल होगी, एवरेज वेलोसिटी जो है वो हमारे साथ हासिल होगी। और इसको हम ग्रेटर देन आर इक्वल जो है वो भी लिख सकते हैं। अब अगर हम इन दोनों साइड को एवरेज स्पीड पर डिवाइड करें और इस साइड को भी हम एवरेज स्पीड पर डिवाइड करें तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहां पर हमारे साथ 1 आएगा। यूं हम लिख सकते हैं कि ये जो 1 है ये ग्रेटर देन आर इक्वल होगा किस चीज के, एवरेज वेलोसिटी की रेशियो अगर हम एवरेज स्पीड के साथ लेते हैं। या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि द रेशियो ऑफ एवरेज वेलोसिटी टू द एवरेज स्पीड विल बी लेस देन आर इक्वल टू 1, और 1 जिसको हम यूनिटी भी बोलते हैं। तो इसलिए हमारे साथ जो यहाँ पर रिजल्ट आया वो ये है कि इन दोनों पॉइंट के दरमियान अगर कोई बॉडी मूव करती है तो इन दोनों पॉइंट के दरमियान इस बॉडी का जो एवरेज स्पीड बनता है वो या तो ज़्यादा होगा या बराबर होगा किस चीज़ के, इन दोनों पॉइंट के दरमियान जो बॉडी की एवरेज वेलोसिटी बनती है इसके। इसलिए हमारे साथ ये वाला ऑप्शन जो है वो दुरुस्त ऑप्शन है कि एवरेज वेलोसिटी की रेशियो टू द एवरेज स्पीड की जो रेशियो है वो लेस देन आर इक्वल टू यूनिटी के बराबर होगी। और इसलिए हमारे साथ एमसीक्यू नंबर 6 में जो दुरुस्त ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि एमसीक्यू नंबर 6 में डी ऑप्शन हमारे साथ करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा, अब नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ जाने से पहले हम बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी की, क्योंकि इसके बाद जितने भी एमसीक्यू आने वाले हैं इसमें हम सीखेंगे कि डिफरेंट सिचुएशन में हम किसी बॉडी की एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड हम किस तरह ढूंढ सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी की, लेकिन ये भी याद रखें यहाँ पर हम जितना भी एवरेज वेलोसिटी के लिए कैलकुलेशन करेंगे ये स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए होगा। तो स्ट्रेट लाइन मोशन से मुराद हमारा ये है कि जिस्म जो है वो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। यहां पर हम सिर्फ वेलोसिटी की जो चेंज इन मैग्नीट्यूड है उसको हम कंसीडर करेंगे, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में डायरेक्शन में कोई भी वेलोसिटी की डायरेक्शन में कोई भी चेंज नहीं आता। तो यहां पर एवरेज वेलोसिटी अगर हम ढूंढेंगे तो हम यहां पर क्या करेंगे, वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड जो है उसको हम कंसीडर करेंगे। बहरहाल एवरेज वेलोसिटी हम किस तरह ढूंढ सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी हम इस तरह ढूंढ सकते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे साथ एक बॉडी है जो पॉइंट ए से स्टार्ट लेता है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाता है और यहां से यहां तक जाते हुए ये S1 डिस्प्लेसमेंट कवर करता है T1 टाइम में।
इसके बाद ये जिस्म पॉइंट बी से चलता है पॉइंट सी की तरफ, तो यहां से यहां तक चलते हुए ये S2 डिस्प्लेसमेंट कवर करता है T2 टाइम में, और यहां से यहां तक ये जब पॉइंट सी से पॉइंट डी की तरफ जाता है तो यहां से यहां तक चलते हुए ये जो डिस्प्लेसमेंट कवर करता है ये S3 है, और यहां से यहां तक चलते हुए इसने जो S3 डिस्प्लेसमेंट कवर किया ये कितने टाइम में, T3 टाइम में इसने कवर किया। अब पॉइंट ए और पॉइंट डी के दरमियान जिस्म ने जो सफर किया है, इस दौरान इस बॉडी की एवरेज वेलोसिटी हम कैसे ढूंढते हैं? तो एवरेज वेलोसिटी का जनरल फार्मूला ये है कि टोटल डिस्प्लेसमेंट इनिशियल और फाइनल पॉइंट के दरमियान जितना भी हुआ है इसको आप लगाएं, और इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक जाने में जितना टोटल टाइम लग चुका है उस पर आप इसको डिवाइड करें, तो इससे जो भी जवाब आएगा ये इन दोनों पॉइंट के दरमियान जिस्म की एवरेज वेलोसिटी होगी। तो एवरेज वेलोसिटी बराबर है टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड यहां से यहां तक डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन, वो भी यहां से यहां तक। और इसलिए हमारे साथ एवरेज वेलोसिटी का जो जनरल फार्मूला बन रहा है वो ये बन रहा है, ये टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड है और ये हमारे साथ टोटल टाइम टेकन है। तो चलो अब बात करते हैं MCQ नंबर 7 की। MCQ नंबर 7 कहता है कि ए कार टेक्स 1 आवर टू ट्रेवल 100 किलोमीटर along a main road and then 1.2 hour to travel 20 kilometer along a side road. What is the average speed of the car for the whole journey? तो पहला ऑप्शन उसने दिया है 60 किलोमीटर पर आवर, बी ऑप्शन उसने दिया है 70 किलोमीटर पर आवर, सी ऑप्शन उसने दिया है 80 किलोमीटर पर आवर, और डी ऑप्शन उसने दिया है 100 किलोमीटर पर आवर। तो इस MCQ को समझने के लिए सबसे पहले हमने डायग्राम जो है वो ड्रा करना होगा। अब इस डायग्राम में हम क्या करते हैं, उसने बताया है कि आपके पास एक कार है और इस कार ने यहां से लेकर यहां तक जाते हुए जो टाइम लिया है वो कितना है, 1 आवर टाइम उसने लिया है यहां से यहां तक जाते हुए, और इस दौरान इसने जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया है या डिस्टेंस कवर किया है वो फॉर एग्जांपल हमारे साथ 100 मीटर है। इसके बाद ये बॉडी जो है वो यहां से यहां तक गया है, ठीक है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक गया है, और यहां से यहां तक जाने में इसको जो टाइम लगा फॉर एग्जांपल वो हमारे साथ T2 है, और ये कितना है, ये 1/2 आवर है। अब 1/2 आवर को हम 0.5 आवर भी लिख सकते हैं, और यहां से यहां तक जाते हुए इसने जो डिस्टेंस कवर की है जिसको हम S2 बोलते हैं वो 20 किलोमीटर के बराबर है, और ये 100 किलोमीटर के बराबर है। तो ये 100 किलोमीटर और ये 20 किलोमीटर के बराबर है। अब यहां से लेकर यहां तक चलते हुए इस जिस्म का जो एवरेज वेलोसिटी बनती है या एवरेज स्पीड जो बनता है उसको हमने कैलकुलेट करना है। तो उसने कहा है कि आप इसकी एवरेज स्पीड को कैलकुलेट करें। तो अब एवरेज स्पीड हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इंतहाई आसान है। एवरेज स्पीड हम इस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं कि यहां पर क्या करते हैं, S1, क्योंकि हमें पता है कि एवरेज स्पीड इस फार्मूले से हमें पता है एवरेज स्पीड बराबर है S1 प्लस S2, क्योंकि यहां पर दो डिस्टेंसेस हमें दिए गए हैं, और ये हमारे साथ क्या होगा, T1 प्लस T2 के बराबर होगा। तो ये जो एवरेज स्पीड है इसको हम इस तरह ढूंढ सकते हैं, S1 जो है ये 100 किलोमीटर के बराबर है, और S2 जो है ये 20 किलोमीटर के बराबर है, T1 जो है ये 1 आवर के बराबर है, और ये 0.5 आवर के बराबर है। अब अगर हम इसको ऐड करें तो इससे आ जाएगा 120, और इसको ऐड करेंगे तो इससे आएगा 1.5। अब अगर आप 120 को 1.5 पर डिवाइड करते हो तो आपके साथ जो जवाब आएगा वो 80 आएगा, और जो यूनिट हमारे साथ बाकी बचेगा वो किलोमीटर पर आवर होगा। यूं हम कह सकते हैं कि इस बॉडी को यहां से यहां तक ट्रेवल करते हुए इसकी जो एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड बनता है वो 80 किलोमीटर पर आवर बनता है। इसलिए हमारे साथ इस MCQ नंबर 7 में जो दुरुस्त ऑप्शन होगा, इस MCQ नंबर 7 में हमारे साथ जो दुरुस्त ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। बात करते हैं MCQ नंबर 8 की। ये भी याद रखें, ये जो MCQ नंबर 8 है ये भी एवरेज स्पीड से रिलेटेड MCQ है। तो चलो देखते हैं MCQ नंबर 8 को। ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड एट 19.6 मीटर पर सेकेंड
फॉर इट्स कंप्लीट ट्रिप मतलब अप एंड बैक डाउन टू द स्टार्टिंग पोजीशन इट्स एवरेज स्पीड इज। तो पहला ऑप्शन दिया गया है 19.6 मीटर पर सेकेंड, बी ऑप्शन दिया गया है 9.8 मीटर पर सेकेंड, सी ऑप्शन दिया गया है 6.5 मीटर पर सेकेंड और डी ऑप्शन दिया गया है 4.9 मीटर पर सेकेंड। अब पहले हम इस सवाल को समझने की कोशिश करते हैं। उसने क्या कहा है? उसने कहा है कि हमारे पास एक गेंद है, इसको हमने ऊपर उछाल दिया है, ऊपर हमने इसको फेंक दिया है, तो ये ऊपर चलता है, ऊपर चलने के बाद ये फिर नीचे आ जाता है। तो उसने कहा है कि इस दौरान इसकी जो टोटल एवरेज स्पीड बनता है उसको हमने ढूंढना है, इसको हमने फाइंड आउट करना है। तो देखिए डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको बताया गया, एवरेज स्पीड जो है ये बराबर होगा किस चीज के? ये बराबर होगा इसकी अपवर्ड जो डिस्टेंस कवर्ड हुआ है वो, और S2 जो है ये इसका क्या है? ये इसका डाउनवर्ड डिस्टेंस है। तो यहां से यहां तक पहुंचने में इसने जो डिस्टेंस कवर्ड किया वो फॉर एग्जांपल S1 है, यहां से यहां तक पहुंचने में इसने जो डिस्टेंस कवर्ड किया वो S2 है। ये भी याद रखिए, यहां से यहां तक पहुंचने में इसको जो टाइम लगा वो T1 है, यहां से यहां तक आने में इसको जो टाइम लगा वो T2 है। अब बात बहुत वाज़ेह है, एवरेज स्पीड फिर किस चीज के बराबर हो जाएगा? S1 प्लस S2 डिवाइड बाई T1 प्लस T2 के बराबर हो जाएगा, और ये हमारे साथ बना क्या? इक्वेशन नंबर 1 बना। अब यहां पर सबसे पहले हम क्या ढूंढेंगे? सबसे पहले हम ढूंढेंगे कि इसको राइज होते हुए मैक्सिमम हाइट तक पहुंचते हुए, ये इसका मैक्सिमम हाइट है, तो यहां से यहां तक पहुंचते हुए इसने कितना डिस्टेंस कवर्ड किया, इसको हमने ढूंढना होगा, इसको हमने फाइंड आउट करना होगा। तो हम ढूंढते हैं क्या? डिस्टेंस कवर्ड टू रीच द मैक्सिमम हाइट। सबसे पहले हम क्या ढूंढेंगे? डिस्टेंस कवर्ड टू रीच द टॉप। टॉप को पहुंचने में इसने कितना डिस्टेंस कवर्ड किया, जो कि S1 है, इसको हम ढूंढना चाहते हैं। यह भी याद रखें, जब बॉडी यहां से जाता है तो उसने बताया है कि इसको फेंकते वक्त इसको इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी गई थी? 19.6 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी के साथ इसको ऊपर फेंका गया है। इसलिए अपवर्ड जर्नी के लिए इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी बनेगी वो 19.6 मीटर पर सेकेंड के बराबर होगी। लेकिन आपको पता है कि जब ये मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाएगा तो इसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो 0 होगी, क्योंकि मैक्सिमम हाइट पर कोई भी बॉडी पहुंचकर फॉर सम टाइम, इंतहाई शॉर्ट टाइम के लिए ये रुक जाता है, इसलिए इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? 0 होगी। ये भी याद रखिए, जब ये बॉडी यहां से यहां तक जाएगी तो इसकी एक्सेलरेशन किस चीज के बराबर होगी? -g के बराबर होगी, क्योंकि ऊपर जाते हुए इसकी एक्सेलरेशन जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी, लेकिन इसको हम नेगेटिव साइन के साथ लेंगे। अब टॉप तक पहुंचने के लिए इसने जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, इसको ढूंढने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि इस तरह है कि 2as इज इक्वल टू VF का स्क्वायर माइनस VI का स्क्वायर। तो इस इक्वेशन का इस्तेमाल करके यहां से यहां तक पहुंचने में इसने जो डिस्टेंस कवर किया है इसको हम ढूंढ सकते हैं। तो चलो कीमतें लगाते हैं। ये हमारे साथ क्या होगा? 2, ये हमारे साथ होगा -g, ये हमारे साथ क्या होगा? S1, VF जो है वो हमारे साथ 0 है, और यहां पर हम क्या करेंगे? VI का स्क्वायर जो है वो लिखेंगे। अब अगर हम इसको रीअरेंज करें तो इस तरह रीअरेंज कर सकते हैं कि -g इंटू S1, और यहां पर हमारे साथ क्या आ जाएगा? -V1 का स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल आउट होंगे। अब S1 को ढूंढने के लिए हम दोनों साइड को 2g पर डिवाइड करते हैं, इसको भी 2g पर डिवाइड करेंगे, ये और ये हो जाएंगे कैंसिल आउट। हमारे साथ क्या आ जाएगा? हमारे साथ आ जाएगा कि S1 इज इक्वल टू V1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू g आ जाएगा। अब अगर हम इसकी कीमतें लगाते हैं तो हमारे साथ क्या आ जाएगा? हमारे साथ आ जाएगा कि S1 VI की स्क्वायर की जगह पर हम क्या लिखेंगे? 19.6 का हम क्या करेंगे? स्क्वायर लेंगे, और नीचे हमारे साथ क्या होगा? 2, और g की वैल्यू जो है वो 9.8 के बराबर है। अब इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि S1 इज इक्वल टू 19.6 मल्टीप्लाइड विद 19.6 हम लिख सकते हैं, और नीचे हमारे साथ क्या है? 2 इंटू 9.8 जो है ये हमारे साथ आ रहा है। अब यहां पर मजे की बात यह है कि अगर हम इसको 2 में ज़रब देते हैं, अगर हम इसको 2 में ज़रब देते हैं, अगर आप 9.8 को 2 में ज़रब देते हो,
अगर आप 9.8 को 2 में ज़रब देते हो तो आपके साथ एग्जैक्टली 19.6 ही आता है, इसलिए इन दोनों को ज़रब करके आपके साथ 19.6 आएगा। अब ये 19.6 और ये 19.6 जो है वो कैंसिल आउट होंगे, यूं आपके साथ जो डिस्टेंस कवर्ड होगा ये 19.6 मीटर के बराबर होगा। तो कहने का मकसद ये है कि जिस्म जब स्टार्टिंग पॉइंट से टॉप तक जाएगा तो इतना फासला कवर करेगा। अब कॉमन सेंस की बात है कि जब ये टॉप से नीचे आएगा तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, चलो बताएं। अगर ये जिस्म टॉप से बॉटम की तरफ आएगा तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा? एग्जैक्टली ये इतना ही डिस्टेंस कवर करेगा जितना कि इसने टॉप को जाते हुए कवर किया है, इसलिए S2 अगेन हमारे साथ 19.6 मीटर के बराबर हो जाएगा। तो S1 भी हमने ढूंढा, S2 जो है वो भी हमने ढूंढा। अच्छा, अब इस बॉडी को यहां से यहां तक पहुंचने के लिए जो टाइम है इसको मालूम करने के लिए हम इक्वेशन इस्तेमाल करते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि इस तरह है कि VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। इस तरह हम इसको ढूंढ सकते हैं। अब अगर हम इसमें वैल्यू लगाते हैं तो VF जो है ये हमारे साथ 0 के बराबर है, VI जो है ये हमारे साथ 19.6 के बराबर है, एक्सेलरेशन जो है ये -g मतलब -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर है, और t जो है ये हमने ढूंढना है। वैसे इस t की जगह पर आप अगर चाहे तो t1 भी लिख सकते हैं, और t1 यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए जो दरकार टाइम है वो हमने ढूंढना होगा। अब इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि 0 इज इक्वल टू 19.6 माइनस 98.8 9.8 इंटू T1, इस तरह हम इसको लिख सकते हैं। अब अगर हम इसको इधर शिफ्ट करें तो ये माइनस जो है ये प्लस हो जाएगा, और यूं हमारे साथ बनेगा 9.8 T1 इज इक्वल टू 19.6। अब अगर हम दोनों साइड को 9.8 पर डिवाइड करते हैं, इसको भी 9.8 पर डिवाइड करते हैं, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे साथ जो T1 आएगा 9.8 और ये 2 टाइम्स ऑफ 9.8 है, तो यहाँ पर हमारे साथ क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। यहाँ पर हमारे साथ क्या आएगा? 1, मतलब 9.8 मल्टीप्लाइड बाई 2 अगर इसके बराबर है तो यहाँ पर हमारे साथ 2 बाकी बच जाएगा, इसलिए हमारे साथ T1 जो है ये 2 सेकेंड के बराबर होगा। अब अगर इस जिस्म को यहाँ से यहाँ तक जाने में 2 सेकेंड का टाइम लगता है तो इस जिस्म को यहाँ से यहाँ तक वापस आने में भी 2 सेकेंड का टाइम जो है वो लग जाएगा, इसीलिए T2 जो है ये भी हमारे साथ बराबर होगा किस चीज़ के? 2 सेकेंड के बराबर होगा। अब हमारे साथ S1 भी है, S2 भी है, T1 भी है और T2 भी है, इसलिए हम बहुत आसानी के साथ इस सारे फ्लाइट के दौरान जो बॉडी की एवरेज स्पीड बनता है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब एवरेज स्पीड के लिए हम क्या करते हैं? S1 की वैल्यू जो है वो लगाते हैं। S1 की वैल्यू जो है वो हमारे साथ 19.6 है, प्लस S2 की वैल्यू भी 19.6 है, और नीचे हमारे साथ अगर हम इन दोनों को T1 प्लस T2 अगर लिखेंगे तो ये भी 2 सेकेंड है और ये भी हमारे साथ 2 सेकेंड के बराबर आएगा। तो याद रखें 19.6 प्लस 19.6 जो है इससे हमारे साथ 39.2 आता है। इन दोनों को जमा करके आपके साथ 39.2 आ जाएगा और इन दोनों को जमा करके आपके साथ 4 आएगा। तो यूं हमारे साथ जो एवरेज स्पीड बनेगा वो 39.2 डिवाइड बाई 4 के बराबर होगा, और अगर आप इसको लगाएं इस पर डिवाइड करें तो आपके साथ जो जवाब आएगा वो 9.8 मीटर पर सेकेंड के बराबर होगा। यूं हमारे साथ इस बॉडी की जो एवरेज स्पीड बनेगा वो 9.8 मीटर पर सेकेंड जो है वो बनेगा। तो यूं हमारे साथ इस MCQ में जो कि MCQ नंबर 8 है, इसमें हमारे साथ जो दुरुस्त ऑप्शन है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड है, जो कि B ऑप्शन है, इसीलिए 8 MCQ में हमारे साथ B ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। बात करते हैं MCQ नंबर 9 की। अब MCQ नंबर 9 भी एवरेज से रिलेटेड MCQ है और ये कहता है कि पर्सन ट्रेवलिंग ऑन ए मोटर वे ए टोटल डिस्टेंस ऑफ 200 किलोमीटर ट्रेवल्स द फर्स्ट 90 किलोमीटर एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर
which average speed must be obtained for the rest of the journey if the person is to reach the destination in a total of 2 hours and 0 minutes। पहला ऑप्शन है हमारे साथ 110 किलोमीटर पर आवर, बी ऑप्शन है हमारे साथ 120 किलोमीटर पर आवर, सी ऑप्शन है हमारे साथ 122 किलोमीटर पर आवर और डी ऑप्शन है हमारे साथ 126 किलोमीटर पर आवर। वैसे ये ईटा का एमसीक्यू है जो मेडिकल 2017 में भी दिया गया था। अब इस एमसीक्यू को सॉल्व करने के लिए हम थोड़ा सा एक फिगर बनाते हैं जिससे हम इस एमसीक्यू का आइडिया जो है वो ले सकते हैं। इन्होंने बताया है कि आपके पास एक पर्सन है जो मोटरवे पर चल रहा है और इसने टोटल डिस्टेंस जो कवर करना है वो 200 किलोमीटर की टोटल डिस्टेंस इसने कवर करना है। मतलब पॉइंट ए और पॉइंट बी के दरमियान जो टोटल डिस्टेंस है वो 200 किलोमीटर के बराबर है। अब ये कहता है कि इस फासले को ये जो पर्सन है वो पहले वक्फे में कितना डिस्टेंस कवर करता है। पहले वक्फे में ये 90 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है और यहां से यहां तक चलते हुए जो उसने 90 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है, इस दौरान इसका जो स्पीड था वो 80 किलोमीटर पर आवर था। अच्छा, इसके बाद ये जो बाकी की डिस्टेंस है, अगर टोटल डिस्टेंस 200 किलोमीटर हो और यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस जो है वो 90 किलोमीटर हो, तो आप देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस होगा वो S2 होगा और ये 110 किलोमीटर के बराबर होगा, मतलब 110 किलोमीटर के बराबर होगा। अब उसने ये पूछा है कि यहां से यहां तक चलते हुए इस शख्स का एवरेज स्पीड कितना होगा। देखिए, यहां से यहां तक चलते हुए इसका एवरेज स्पीड इतना है जिस दौरान उसने इतना फासला कवर किया। अब ये कहता है कि ये जो बाकी का फासला है जो कि 110 किलोमीटर है, ये फासला ये शख्स कितने स्पीड के साथ कवर करे ताकि सारा सफर जो है, टोटल डिस्टेंस जो है वो टोटली कितने टाइम में कवर हो जाए, 2 आवर में कवर हो जाए। तो इस टुकड़े का जो स्पीड है वो एवरेज स्पीड जो है वो हमने कैलकुलेट करना होगा, वो हमने फाइंड आउट करना होगा। तो ये भी याद रखिए डियर स्टूडेंट, यहां पर अगर आपने V2 मालूम करना है तो V2 के लिए आपको T2 की भी जरूरत होगी। तो यहां पर सबसे पहले हम T2 मालूम करेंगे और T2 को मालूम करने के बाद हम V2 जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन यहां पर मसला ये है कि T2 को मालूम करने के लिए हमें T1 का पता होना चाहिए और T1 हम बहुत आराम से यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं, इस टुकड़े से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम ढूंढते हैं T1 को और T1 जो है ये हम इस तरह ढूंढ सकते हैं कि इस टुकड़े से हम लिख सकते हैं कि V1 इज इक्वल टू S1 डिवाइड बाई T1, इस तरह हम लिख सकते हैं। अब इसको अगर हम रीअरेंज करें तो इस तरह भी लिख सकते हैं कि T1 इज इक्वल टू S1 इंटू V1, इस तरह भी लिख सकते हैं। अब T1 हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे? T1 हम इस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं कि S1 की कीमत जो है वो 90 किलोमीटर है और V1 की कीमत जो है ये हमारे साथ 80 किलोमीटर पर आवर है। अब ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। T1 जो है ये हमारे साथ क्या बनेगा? ये हमारे साथ 9 डिवाइड बाई 8 हावर जो है ये हमारे साथ बनेगा। तो पहले टुकड़े में जो बॉडी को टाइम लगा वो 9 डिवाइड बाई 8 हावर टाइम जो है वो इसको लगा। अच्छा, अब हम क्या करते हैं? अब T1 का तो हमें पता है, लेकिन अब हमने क्या ढूंढना है? T2 जो है वो ढूंढना है। अब हम ये भी तो कह सकते हैं कि यहां पर लगने वाला टाइम जमा यहां पर लगने वाला टाइम इज इक्वल टू टोटल टाइम, इसलिए हम कह सकते हैं कि T इज इक्वल टू T1 प्लस T2 जो है वो हम लिख सकते हैं। अब इस फार्मूले में T की कीमत का हमें पता है जो कि T2 आवर है, T1 का हमें पता है जो कि 9 डिवाइड बाई 8 आवर है। तो यहां से हम T2 जो है वो ढूंढ सकते हैं। अब हम क्या करते हैं? इसको इधर शिफ्ट करते हैं तो हमारे साथ आ जाएगा 2 माइनस 9 डिवाइड बाई 8 इज इक्वल टू
T2 आ जाएगा। अब इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि T2 इज इक्वल टू, यहां पर हम 8 को LCM ले लेते हैं, 8 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके साथ 16 आएगा और ये हमारे साथ 9 आ जाएगा, और इसको हम 16 माइनस 9 जो है ये 7 डिवाइड बाई 8 आ जाएगा। यू हमारे साथ T2 जो है ये 7 डिवाइड बाई 8 हावर जो है ये बनेगा। कहने का मकसद ये है कि इस बॉडी को यहां से यहां तक जाने में जो टाइम लगेगा वो 7 डिवाइड बाई 8 हावर टाइम जो है वो इसको लगेगा। अब डियर स्टूडेंट, इस टुकड़े की तरफ अगर हम आ जाए तो इस टुकड़े का S2 भी हमें मालूम है, इस टुकड़े का T2 भी हमें मालूम है, और V2 जो है वो इस MCQ में हमसे रिक्वायर्ड है, जो कि हम अब मालूम कर सकते हैं। अब V2 को ढूंढने के लिए हम क्या करते हैं, V2 जो है ये बराबर होगा कि जिसके S2 डिवाइड बाई T2 के बराबर होगा। तो अगर हम कीमत लगाए तो V2 इज इक्वल टू S2 की जगह पर हम क्या लिखेंगे, 110 किलोमीटर लिखेंगे, और T2 की जगह पर हम लिखेंगे 7 डिवाइड बाई 8। तो इस T2 की जगह पर हम 7 डिवाइड बाई 8 जो है वो लिखेंगे। ये भी याद रखिए डियर स्टूडेंट, बटा के नीचे जो बटा होता है वो ऊपर ज़रब हो सकता है। तो ये बटा के नीचे, बटा जो है इसके नीचे जो आ रहा है इसको हम ऊपर ज़रब करेंगे, तो हमारे साथ क्या आ जाएगा, V2 इज इक्वल टू 110 मल्टीप्लाइड विद 8 डिवाइड बाई 7 आ जाएगा। अब अगर आप इन दोनों को ज़रब करते हो, 7 पर डिवाइड करके सिंप्लीफाई करते हो, तो आपके साथ अप्रॉक्सीमेटली जो जवाब आएगा वो 126 किलोमीटर पर हावर आ जाएगा। इसलिए हमारे साथ इस MCQ नंबर 9 में जो दुरुस्त ऑप्शन है वो हमारे साथ डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, जो कि 126 किलोमीटर पर हावर है। सो 9 में डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। बात करते हैं MCQ नंबर 10 की। MCQ नंबर 10 कहता है कि ए बॉडी इज ट्रेवलिंग ए टोटल डिस्टेंस ऑफ 80 किलोमीटर इन सच ए वे दैट इट कवर्स इट्स फर्स्ट 40 kilometer distance with the speed of 40 kilometer per hour, while the remaining distance with the speed of 60 kilometer per hour, then the average speed of the body is, A ऑप्शन है 48 किलोमीटर पर हावर, B ऑप्शन है 100 किलोमीटर पर हावर, C ऑप्शन है 50 किलोमीटर पर हावर, और D ऑप्शन है 80 किलोमीटर पर हावर। अब डियर स्टूडेंट, इस MCQ में आपसे एवरेज स्पीड मांगा गया है और आपको सिचुएशन ये दिया गया है कि एक बॉडी 2 पॉइंट के दरमियान आधा फासला जो है ये एक वेलोसिटी के साथ कवर करता है, जबकि बाकी आधा फासला जो है वो दूसरे वेलोसिटी के साथ कवर करता है। अब उसने ये पूछा है कि इस सिचुएशन में हमारे साथ इस बॉडी की एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी। तो हमें बताया गया है, जैसा कि आप इस MCQ में देख सकते हैं, कि टोटल डिस्टेंस जो है वो 80 किलोमीटर पर हावर है। तो पहला 40 किलोमीटर डिस्टेंस जो है ये बॉडी ने 40 किलोमीटर पर हावर के साथ कवर किया, और बाकी का जो सफ़र है 40 किलोमीटर का ये इस बॉडी ने 60 किलोमीटर पर हावर के साथ कवर किया। अब ऐसे सिचुएशन में पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जाते हुए बॉडी की एवरेज स्पीड हमने ढूंढना है। तो याद रखिए डियर स्टूडेंट, जब भी आपको इस किस्म का सिचुएशन दिया जाता है तो एवरेज स्पीड आप इस फार्मूले से ढूंढोगे, जो कि क्या है, V एवरेज इज इक्वल टू 2V1 V2 मल्टीप्लाइड विद V2 डिवाइड बाई V1 प्लस V2। अब अगर यहाँ पर हम कीमत लगाए V1 की, V2 की, V1 और V2 की, तो ये हमारे साथ ये आ जाएगा, और इसको हम ऐड करेंगे तो हमारे साथ 100 आ जाएगा। अब अगर इस सिफर और इस सिफर को हम कैंसिल करें और इस सिफर और इस सिफर को कैंसिल करें तो इसको ज़रब करके हमारे साथ 48 किलोमीटर पर हावर आएगा। इसीलिए इस MCQ नंबर 10 में हमारे साथ जो दुरुस्त ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है, जो कि 48 किलोमीटर पर हावर के बराबर है। लेकिन अब यहाँ पर आपके जहन में ये सवाल आएगा कि ये फार्मूला जो है वो कहाँ पर आया है और इस फार्मूले को हम किस तरह डिस्कस कर सकते हैं। लिहाजा इस फार्मूले को जानने के लिए हम चलते हैं MCQ नंबर 11 की तरफ। लेकिन MCQ नंबर 11 से पहले हम डिस्कस करते हैं कि इस सिचुएशन में ये जो फार्मूला है इसकी कहानी क्या है। डियर स्टूडेंट, मुख्तलिफ सिचुएशन के बेस पर
हमसे एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी मुख्तलिफ MCQs में मांगी जा सकती है। अब एक सिचुएशन तो वो है जिसमें आपको टोटल डिस्टेंस कवर दी गई है और टोटल टाइम भी दिया गया है। अब ऐसे में एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड को ढूंढना काफ़ी आसान होता है, क्योंकि ऐसी सूरत में आप टोटल डिस्प्लेसमेंट या टोटल डिस्टेंस कवर्ड को लगाते हो, टोटल टाइम टेकन पर डिवाइड करते हो और आप फटाफट उसका जवाब जो है वो मालूम करते हो। लेकिन कभी कभी एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी जब स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा होता है उसका निकालना इतना आसान नहीं होता, उसमें से आपने चंद स्टेप जो है वो एक्स्ट्रा करने होंगे। अब इसके लिए हमारे साथ एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी के हमारे साथ मुख्तलिफ केसेस बन सकते हैं। अब हम सीखेंगे कि मुख्तलिफ सिचुएशन में, मुख्तलिफ हालात में, मुख्तलिफ गिवन डेटा की सूरत में हम एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी अगर हमसे मांगी गई है तो वो हम कैसे ढूंढेंगे। अब इनमें से एक केस तो हमारे साथ वो है कि जिसमें टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल टाइम दिया गया हो, तो वो तो तरीका आपने प्रीवियस MCQ में सीखा। अब हम आते हैं केस नंबर 2 की तरफ, केस नंबर 2 जिसमें हम एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी को ढूंढना चाहते हैं। तो केस नंबर 2 कैसा है? केस नंबर 2 ऐसा है कि व्हेन ए बॉडी कवर फर्स्ट हाफ डिस्टेंस with speed v1 and second half of the distance with speed v2, तो ऐसी सिचुएशन में हम एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड को ढूंढने के लिए ये वाला फार्मूला जो है वो इस्तेमाल करेंगे। बात को समझने की कोशिश करें। देखिए सिचुएशन हमारे साथ ये है कि अगर एक बॉडी जो है आधा फासला v1 स्पीड के साथ कवर करे और बाकी आधा फासला जो है वो v2 स्पीड के साथ कवर करे, तो इसी ऐसे सिचुएशन में हम एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी को इस फार्मूले से ढूंढते हैं कि v एवरेज इज इक्वल टू 2 फर्स्ट वेलोसिटी मल्टीप्लाइड विद सेकंड वेलोसिटी डिवाइड बाय फर्स्ट वेलोसिटी प्लस सेकंड वेलोसिटी। इस तरीके से हम ढूंढ सकते हैं। चलो इस केस को समझने के लिए हम एक MCQ लेते हैं, MCQ नंबर 11, जिससे हम इस कहानी को मजीद अंडरस्टैंड कर सकते हैं और इसके ऊपर हमारा प्रैक्टिस भी हो जाएगा। तो MCQ नंबर 11 कहता है कि ए कार ट्रेवल्स द हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस एट ए स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर एंड द सेकेंड हाफ ऑफ द डिस्टेंस एट 50 किलोमीटर पर आवर। द एवरेज स्पीड ऑफ द कार फॉर द होल जर्नी इज। अब पहला ऑप्शन हमें दिया गया है वो है 42.5 किलोमीटर पर आवर। बी ऑप्शन हमें दिया गया है वो है 40.0 किलोमीटर पर आवर। सी ऑप्शन हमें दिया गया है 37.5 किलोमीटर पर आवर और डी ऑप्शन हमें दिया गया है 35.0 किलोमीटर पर आवर हमें दिया गया है। अब देखें, अगर हम इस MCQ को देखें तो इस MCQ में उसने हमें यह बताया है कि एक बॉडी का इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के दरमियान सफर कुछ इस तरह हुआ है कि उसने आधा सफर जो है वो v1 स्पीड के साथ कवर किया है और बाकी आधा स्पीड जो है वो v2 स्पीड के साथ कवर किया है। इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू भी उसने बताया है। ये v1 जो है ये 30 किलोमीटर पर आवर उसने दिया हुआ है और ये v2 जो है आप देख सकते हैं ये 50 किलोमीटर पर आवर के बराबर है। अब उसने ये पूछा है कि इस बॉडी को यहां से यहां तक जाने में इसका जो एवरेज स्पीड बन रहा है वो आप कैलकुलेट करें। अब इस एवरेज स्पीड को कैलकुलेट करने के लिए बहुत आराम से हम इस फार्मूले को इस्तेमाल कर सकते हैं और ये इस फार्मूले के मुताबिक हम लिख सकते हैं कि इस बॉडी का जो एवरेज स्पीड होगा वो बराबर होगा 2 मल्टीप्लाइड विद 30 एंड मल्टीप्लाइड विद 50, मतलब 2v1 मल्टीप्लाइड विद v2 और नीचे जो है वो हम v1 और v2 को ऐड करते हैं। v1 है 30 और v2 जो है ये हमारे साथ है 50। अब इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि 2 मल्टीप्लाइड विद 30 मल्टीप्लाइड विद 50, इस तरह हम लिख सकते हैं। नीचे को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारे साथ आ जाएगा 80। अब ये सिफर और ये सिफर हमारे साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये हमारे साथ क्या होगा 2 और ये हमारे साथ क्या बनेगा 4।
इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 30 को आप 5 में मल्टीप्लाई करें तो आपके साथ क्या आ जाएगा 150, और डिवाइड बाई 4 जो है वो आपके साथ आ जाएगा। तो आपके साथ जो एवरेज स्पीड बनेगा वो किस चीज के बराबर होगा, वो 150 डिवाइड बाई 4 के बराबर होगा। अब अगर आप 150 लगाते हो और 4 पर आप इसको डिवाइड करते हो तो आपके साथ जो जवाब आएगा वो कितना आएगा, वो 37.5 किलोमीटर पर हावर आपके साथ आंसर आएगा। तो यूं आपके साथ इस बॉडी की यहां से यहां तक जाते हुए जो एवरेज स्पीड बन रहा है वो 37.5 किलोमीटर पर हावर जो है वो बन रहा है। और इस लिहाज से इस एमसीक्यू नंबर 11 में हमारे साथ जो दुरुस्त ऑप्शन है वो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा।